हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट सेशन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था इन आवर सीरीज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, और इसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, जिनमें से टेस्टिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या मेल गोनाड, जहां पर दो फंक्शंस होंगे। एक तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा प्लस हॉर्मोन्स बनेंगे, दैट इज मेल सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन का एग्जाम्पल है। जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है उनको कहते हैं एंड्रोजन्स। ठीक है, तो टेस्टिस यहाँ पर डुअल फंक्शन कर रहा है, स्पर्म्स भी बना रहा है, गेमीट्स भी बना रहा है, प्लस हार्मोन्स भी बना रहा है। आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि टेस्टिस में कौन सी सेल क्या करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि टेस्टिस में हमने इंटरनली बोला था 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ट्यूब्यूल यानी अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर, और ये जो ट्यूब्यूल है, ये जो अंदर से हॉलो है, इनकी इनर लाइनिंग में दो तरह की सेल्स हमने पढ़ी थी। एक तो क्यूबॉइडल सेल्स स्पर्मेटोगोनिया और एक लार्ज पिरामिडल सेल्स सर्टोली सेल्स। ठीक है, दोनों का फंक्शन अलग अलग याद रखना। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएगी, जबकि सर्टोली सेल्स स्पर्म्स को नरिश करेगी, है ना। सर्टोली सेल्स के पास स्पर्म अपने हेड से अटैच रहते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ जो खाली जगह है, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें इंटरस्टिशियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट हैं। वहां पर भी कुछ छोटी छोटी सेल्स हैं, इंडिविजुअल सेल्स, जिनको बोलते हैं लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, एंड दैट पर्टिकुलर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन्स या टेस्टिकुलर हार्मोन्स, कुछ भी कह लो। ठीक है, प्लस इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में ध्यान रखना, एनसीईआरटी में एक और लाइन थी, कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिनकी कोई भी डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको नहीं ध्यान रखना, बस नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये इम्यूनोलॉजिकली रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कि टेस्टिस से स्पर्म बनने के बाद एपिडिडाइमिस में जाएंगे, जहां स्पर्म्स का मैचुरेशन होता है मेनली हेड रीजन में। ठीक है, फिर उसमें उनमें फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आती है, मोटिलिटी आती है। अभी तक स्पर्म्स खुद मोटाइल नहीं है, तो स्पर्म्स में जो मोटिलिटी आती है वो कब आती है? व्हेन दे एंटर इनटू एपिडिडाइमिस। पर फिर भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्पर्म्स में मोटिलिटी आ गई है, बट अभी भी स्पर्म्स एक्टिवली मूवमेंट नहीं करेंगे। अभी उन्हें वास डिफरेंस को क्रॉस करके एम्पुला तक पहुंचना है ना, वास डिफरेंस के। अगर वो खुद एक्टिवली मूवमेंट करेंगे तो उनकी सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। फिर जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब स्पर्म्स को खूब सारी एनर्जी चाहिए ओवम तक पहुंचने के लिए, तो वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं। तो मेनली यहाँ पर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं स्पर्म के, वो एपिडिडाइमिस वगैरह से भी फ्लूइड्स रिलीज होते हैं, म्यूकस वगैरह, उसी के साथ स्पर्म्स को आगे भेजा जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने, वहां से गए रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से गए वासा एफेरेंशिया में, देन डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, एंड फाइनली वास डिफरेंस। ओके, वास डिफरेंस के एम्पुला में स्पर्म स्टोर रहेंगे, या तो वो दे डाइड एंड रीएब्सॉर्ब, या दे विल बी इजैक्यूलेटेड आउट। अगर इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स आता है तो सबसे पहले दोनों तरफ से स्पर्म दो छोटी छोटी इजैक्यूलेटरी डक्ट में आएंगे, जहां पर सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड भी आ रहा है, नरिशिंग फ्लूइड है, फ्रक्टोज है, उसमें सीमेन को थिक बनाने के लिए फिब्रिनोजेंस वगैरह हैं। फिर और आगे बढ़ रहा है यूरिथ्रा में, तो एक बड़ी सी प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो सिंगल ग्लैंड होती है अनपेयर्ड, वो भी अपना फ्लूइड रिलीज करेगी, प्रोस्टैटिक फ्लूइड। फिर और आगे बढ़ेंगे तो दो छोटी छोटी बल्बो यूरिथ्रल काउपर्स ग्लैंड हैं, वो भी अपना फ्लूइड सिक्रीट करेंगी, और इस तरह एक मिक्सचर बन जाएगा जिसमें स्पर्म्स प्लस ऑल दीज फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं। उसी को आप कहते हैं सीमेन। तो स्पर्म और सीमेन में क्या डिफरेंस है, समझ गए? सीमेन इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड फ्लूइड्स। ठीक है, एंड देन फाइनली दिस विल बी इजैक्यूलेटेड आउट बाय यूरिथ्रा। लास्ट पार्ट ऑफ, मतलब जो आगे का मेजर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा इज कवर्ड विद मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन या मेल एक्सटर्नल जेनाइटल पीनस। ठीक है, उसमें भी हमने पढ़ा था कि पीनस में स्पॉन्जी टिश्यू होता है, रेक्टाइल टिश्यू होता है, जो नॉर्मली पीनस को फ्लैसिड स्टेज में रखता है, बट एट द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन या एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, इंसेमिनेशन, इरेक्शन ऑफ पीनस इज रिक्वायर्ड, जो कि इसी स्पॉन्जी टिश्यू, रेक्टाइल टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो की वजह से होता है। ठीक है, एंड फाइनली स्पर्म्स सीमेन विल बी रिलीज्ड आउट। ठीक है, अगर नॉर्मली रिलीज हो रहा है विदाउट कॉपुलेशन तो आप उसे सिंपली इजैक्यूलेशन भी कह सकते हैं। अगर यही इजैक्यूलेट फीमेल ट्रैक में एंटर कर रहा है ड्यूरिंग कॉइटस या कॉपुलेशन, तो आप उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, सारी ग्लैंड्स वगैरह। इनमें से मैंने बताया था, ध्यान रखना, एसेसरी डक्ट किन 4 स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, जहां से स्पर्म बने वहां से लेकर एम्पुला तक पहुंचने,
जहां बने वो नहीं, वो तो उनका घर है। वहां से निकल के रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस, इन चारों स्ट्रक्चर्स को कहते हैं एसेसरी डक्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको ये क्विकली रिवाइज करवाती हूँ ना, आप भी हमेशा अपनी ये हैबिट बनाओ, अगर रियली में नीट क्रैक करना है तो, कि जब भी नया टॉपिक पढ़ते हो सब्जेक्ट का तो 5 या 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, जो आपने एक दिन पहले पढ़ा है एक बार उसको दिमाग में रिकैप लिया करो। मूवीज़ में, प्रोग्राम्स में कोई मूवी का नया सीक्वल आता है तो उसमें भी तो पुरानी मूवी को रिकैप दिखाते हैं कि हल्का हल्का हमारे ब्रेन में वो रिवाइज हो जाए। तो वैसे ही आपकी ये पढ़ाई है, आप भी अगर एक बार ये हैबिट बना लोगे ना कि हमेशा पहले वाला रिवाइज करके नया पढ़ना है, तो आपके ब्रेन में मेमोरी और स्ट्रांग होगी, नीट में फटाफट चीज़ें याद आएगी। ठीक है, चलो तो आते हैं नेक्स्ट सिस्टम पे, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, जैसे वहाँ टेस्टिस था, यहाँ मेन ऑर्गन है ओवरीज, वहाँ पर टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं ह्यूमंस में, मैंने आपको बताया था। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जैसे वेल, डॉल्फिन, एलिफेंट, जिनमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल ही होते हैं। पहले नीट में पूछा गया है क्वेश्चन, रिसेंट ईयर्स में नहीं आया क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछते। ठीक, लेकिन ओवरीज में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, बट ओवरी में oogenesis बॉडी टेम्परेचर पे ही होता है। दैट्स वाई ओवरीज कहाँ लोकेटेड है, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, अलॉन्ग विद इसके अलावा और क्या क्या है, ओविडक्ट है, 1 पेयर ऑफ, जैसे वहाँ वास डेफरेंस था ना, वैसे यहाँ फीमेल में ओविडक्ट होंगी जिनको आप फेलोपियन ट्यूब भी कहते हो। ओके, जस्ट अ मिनट लिख लेना, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब एक ही बात है बच्चों। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, देन सिंगल यूट्रस होगा, एक मस्क्यूलर बैग, दिस यूट्रस। अच्छा, यहाँ पे सर्विक्स देखो, वैसे जनरली सर्विक्स को अलग से लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ना सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ यूट्रस। ये जो यूट्रस है इसका जो नैरो पार्ट है इसी को सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, तो यूट्रस ओपन इनटू सर्विक्स एंड सर्विक्स ओपन इनटू अ केनाल। ये देखो यहाँ पे विजाइना का सिर्फ इनिशियल पार्ट ड्रॉ किया है, बट अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो विजाइना इज अ केनाल, केनाल लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये यूट्रस दिखाया है एंड दिस इज विजाइना, विजाइना ओपन्स आउट बाय विजाइनल ऑरिफिस। तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम को कनेक्ट नहीं कर रहा ना। देखो आप यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ है फीमेल्स में, ये फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर दिखाया है आपको, तो किडनी यूरेटर्स इसमें खुल रही होगी, यूरिनरी ब्लैडर अलग से यूरिथ्रल ऑरिफिस से बाहर खुल रहा है, जबकि वेजाइना का ओपनिंग अलग है। जबकि मेल्स में जो वास डेफरेंस थी वो कोई अलग से ओपनिंग नहीं बना रही थी, यूरिथ्रा, यहाँ पे देखो फीमेल में यूरिथ्रा कितना छोटा है ना, जबकि मेल में यूरिथ्रा इज लॉन्ग कवर्ड विद पीनस, और वही यूरिथ्रा स्पर्म्स भी रिसीव कर रहा था। यहाँ यूरिथ्रा का कोई रिलेशन नहीं है ओवम वगैरह से। ठीक है, ओवम तो वैसे वेजाइना में भी नहीं आएगा, ओवम तो आपको पता है हम पढ़ेंगे, ओवम जब ओवरी में बनेगा ना तो बस यहीं तक उसका लास्ट डेस्टिनेशन है, उसको सिर्फ फेलोपियन ट्यूब के इस कर्व्ड पार्ट में ही पहुंचना है। स्पर्म्स को यहाँ पर मूव करके यहाँ तक आना है, तो जो स्पर्म्स की एंट्री होगी वो कहाँ से होगी, दैट इज बाय दिस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर वेजाइना, देन यूट्रस को क्रॉस करते हुए स्पर्म्स विल गो टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हो सकता है ये डायग्राम लेबल करने के लिए आ जाए, तो जैसे हमने मेल में देखा था कि ये सबसे डॉर्सली बैकबोन है, दिस इज रेक्टम पार्ट जो एनस से ओपन हो रहा है, उसके आगे यूट्रस है और सबसे फ्रंट में कौन सा बैग है, यूरिनरी ब्लैडर। मेल में भी ऐसे ही था, वहाँ तो एक ही बैग था, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो सबसे फ्रंट में यूरिनरी ब्लैडर, उसके जस्ट पीछे यूट्रस और उसके जस्ट पीछे इंटेस्टाइनल लूप्स, लास्ट पार्ट रेक्टम। ठीक है, ये क्या दिख रहा है बच्चों इस डायग्राम में, देखो आप लोग है ना कई बार एनसीईआरटी को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो ये एक्चुअली आपको जो व्हाइट कलर का पार्ट दिखाया है, यू ऑल नो प्यूबिक सिम्फाइसिस, स्केलेटल सिस्टम में बताया था मैंने कि जो पेल्विक बोन का प्यूबिक पार्ट होता है, वेंट्रली दोनों प्यूबिक पार्ट आपस में जुड़े रहते हैं विद अ विच टाइप ऑफ जॉइंट, याद है किसी को, कार्टिलेजिनस जॉइंट। प्यूबिक सिम्फाइसिस एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है बच्चों, फाइब्रस जॉइंट मत कर देना, फाइब्रस जॉइंट तो हमारे स्कल में होते हैं, स्यूचर्स बोन्स के बीच बीच में, फ्लैट बोन्स के बीच में। दिस इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज। कौन से टाइप की कार्टिलेज का बना है ये, फाइब्रस कार्टिलेज, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस दिखाया है। ठीक है, जो दोनों प्यूबिक बोन्स होगी, अगर ये लैटरल डायग्राम है इधर का और इधर का, तो दे आर कनेक्टेड विद प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, ये इसलिए दिखाया है क्योंकि ये जब प्रेगनेंसी के इवेंट्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है ना, यूट्रस इधर एक्सपांड होता है, देखो इधर होगा तो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालेगा, रप्चर कर देगा उसे, है ना, तो ये इस तरफ ऐसे एक्सपांड होता है, और जब ये एक्सपांड होता है
तो लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में एक हार्मोन बनेगा रिलैक्सिन हार्मोन, वो इस प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा डायलेट करेगा, जिससे ये स्पेस जो है वो थोड़ा डायलेट हो, और जब चाइल्ड बर्थ हो तो वो वेजाइना के थ्रू ही तो होता है, तो वेजाइना को भी एक्सपांड होने के लिए जगह मिल सके। ओके, तो ये जो वेजाइना है, इसीलिए वेजाइना का जो वॉल होता है ना बच्चों, वो भी मस्कुलर होता है। नॉट ओनली यूट्रस इज मस्कुलर, वेजाइना की जो वॉल है उसमें भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, देन ओनली रिलैक्सेशन ऑफ वेजाइना इज पॉसिबल, वरना कैसे होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको वन बाय वन बताऊंगी पूरे सिस्टम में, बट एक बार हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेन स्ट्रक्चर हो गया ओवरी, पेयर्ड ओवरीज। सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया फेलोपियन ट्यूब, जिसको आप ओविडक्ट भी कहते हो, ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड स्ट्रक्चर हो गया दिस इज यूट्रस, इसको अलग से लेबल नहीं किया, इसके पार्ट्स बताए हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। थर्ड इज द यूट्रस। अच्छा, यूट्रस को ही नॉर्मल लैंग्वेज में वूम कहते हैं, ठीक है, WOMB वूम। देन ये लास्ट पार्ट ऑफ यूट्रस इज सर्विक्स, जो यूट्रस का ही पार्ट है, अलग से लेबल नहीं कर रही हूँ मैं। एंड देन यूट्रस, दिस यूट्रस opens into a canal like structure known as vagina, और यहाँ पर फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होते हैं, वहाँ तो सिर्फ पीनस है, बट यहाँ पर फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का कुछ ग्रुप होता है। वैसे तो ये वेजाइनल ऑरिफिस बाहर खुल रहा है, तो यहाँ पर ना एक हल्का सा कुछ डिप्रेशन टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, और इस वेस्टिब्यूल में ये आपको कुछ है ना स्किन के फोल्ड्स वगैरह होते हैं, जिनको लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा है ना, और एक अलग से एक स्ट्रक्चर होता है, हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, क्लाइटोरिस। इन सारे स्ट्रक्चर्स को मिलाकर ही क्या कहते हैं बच्चों, दिख रहा है आपको, एक डार्क कलर से फोल्ड बनाया है, एक लाइट कलर से बाहर ये वाला फोल्ड बनाया है, तो दीज आर द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन। ओके, तो इन्हीं फोल्ड्स को, इस क्लाइटोरिस को, इन सबको कहा जाता है एक्सटर्नल जेनाइटल्स। तो ये वहाँ उस वाले डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया हुआ है, बट दीज आर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इन फीमेल। ठीक है, तो फोर्थ इज वेजाइना एंड फिफ्थ इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जैसे मेल में हमने एसेसरी ग्लैंड्स पढ़े थे, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, दैट इज काउपर्स ग्लैंड। फीमेल में इतने सारे ग्लैंड्स तो नहीं होते, लेकिन आपके बुक में तो कहीं भी नहीं दिया ग्लैंड्स के बारे में, बट मैं आपको जस्ट बताऊंगी कि यहाँ पर ये जो वेजाइनल ऑरिफिस होता है ना, इसके इधर उधर साइड में दोनों तरफ कुछ ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, जिनको कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ, मेडिकल में डिटेल में पढ़ना होता है इन सब चीज़ों के बारे में। इनको कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो देखो कितना मिलता जुलता वर्ड है, बल्बो यूरिथ्रल और बार्थोलिन्स। ठीक है, तो बार्थो, बर्थ, बार्थो ऐसे याद रखना। ठीक है, स्पेलिंग अलग अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों में, बट जस्ट याद रखने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, बार्थोलिन्स ग्लैंड होती हैं, और वो भी एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन फ्लूइड रिलीज करती हैं फॉर लुब्रिकेशन, एज वेल एज हम पढ़ेंगे उनका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जब वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, तो बस अभी तो आप इतना याद रख लो कि बार्थोलिन्स ग्लैंड फीमेल की एसेसरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर लेबल कर सकते हैं कि यहीं पर जो वेजाइनल ऑरिफिस है, इसी के अराउंड जस्ट ऐसे डॉट्स टाइप बना दो और उनको लिख दो बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्योंकि ये वेस्टिबुलर रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए इनको वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी कह देते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड। वेस्टिब्यूल इज अ कॉमन वर्ड, जैसे हमारे माउथ में लिप्स है, तो लिप्स और गम्स के बीच में जो स्पेस है उसको भी वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल का मतलब कोई भी एक डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर, कैविटी जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज अ कॉमन वर्ड इन बायोलॉजी। तो वैसे ही दिस स्पेस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, तो जो यहाँ पे ग्लैंड है दैट इज वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ तो यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई फीमेल में ओवरीज हैं, ओविडक्ट है, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड फाइनली एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लोकेटेड इन, ये सारे स्ट्रक्चर्स का जो मेन रीजन है वो वही सेम जो मेल में था, पेल्विक रीजन। पेल्विक मतलब लोअर एब्डोमेन। ठीक है, देन अब वैसे तो मैमरी ग्लैंड्स इसका डायरेक्ट पार्ट नहीं है, बट यू नो मैमल्स का तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैमरी ग्लैंड्स के बिना यंग वन को फीड कैसे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है बच्चों कि दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विद अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड, इट इज नॉट द डायरेक्ट पार्ट बट येस इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, है ना। जैसे बाद में जब यंग वन बॉर्न होगा तो उसको लैक्टेशन के प्रोसेस के थ्रू फीड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसलिए इन्होंने यहाँ पर मैमरी ग्लैंड्स को भी मेंशन कर दिया है। तो एक लाइन लिखी है कि मेल में तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था ना, उसका काम था सिर्फ स्पर्म बनाना, हार्मोन्स बनाना, सीमेन बनाना, बट फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका काम सिर्फ oogenesis करना नहीं है,
यानी oogenesis में आप एक स्टेप पढ़ोगे ओव्यूलेशन, जब ओवम बाहर निकलेगा ओवरी से, तो ओव्यूलेशन तो है ही, ओवम बनाना तो है ही, प्लस फीमेल में ही फर्टिलाइजेशन भी होता है, फीमेल में ही एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के सारे इवेंट्स होते हैं, फीमेल में ही फिर पार्चुरेशन होता है यानी बर्थ ऑफ चाइल्ड होता है, और फाइनली जो चाइल्ड केयर है उसमें भी मेजर रोल मदर का रहेगा क्योंकि मैमरी ग्लैंड से दे फीड द यंग वन, शी फीड द यंग वन, ठीक है। तो इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अडेप्टेड फॉर ऑल दीज फंक्शंस, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एज वेल एज चाइल्ड केयर, ठीक है, क्लियर। नाउ अब हम वन बाय वन हर सिस्टम को, हर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। यहाँ पे अगेन मैंने वैसे ही सेम एक चार्ट बना दिया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी जिसका डुअल फंक्शन है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ये सारे, बाकी सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाएंगे जैसे वहाँ था मेल में, सेम, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले डायग्राम की सारी लेबलिंग्स हमने देख ली हैं, ठीक है। ये बाकी सारी जो लेबलिंग्स हैं वो भी टॉपिक के साथ साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहले ओवरीज के बारे में पढ़ते हैं। ओवरीज आर द primary female sex organs that produce the female gamete ovum, ठीक है, that produce the female gamete ovum and several steroid hormones, सबको ध्यान है ना, जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, चाहे वो मेल का टेस्टोस्टेरोन हो चाहे फीमेल का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो, दीज आर स्टेरॉइडल हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम में हमने पढ़ा था, ठीक है। दैट इज ओवेरियन हार्मोन्स कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, पढ़ेंगे हम कौन सी फेज में कौन सा हार्मोन बनता है, ठीक है। सो ओवरी का डुअल फंक्शन हो गया, ओवम बनाना प्लस हार्मोन्स बनाना। नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ओवरी, वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, देखो बार बार ये वर्ड आ रहा है, पेल्विक रीजन लोअर एब्डोमेन में होगी, ठीक है। एंड ईच ओवरी, अगर हम डायमेंशंस की बात करें जो ज़्यादातर नहीं पूछी जाती, तो 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है ओवरी की, ओके। हाँ, अब यहाँ पर ना एनसीईआरटी ने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखकर छोड़ रखा है कि भाई तुम खुद सोचो कि हम कह रहे हैं ओवरी एब्डोमिनल कैविटी में, तो एब्डोमिनल कैविटी में ऐसे हवा में थोड़ी ना लटकी हुई है, उनको सपोर्ट देने के लिए कोई ना कोई लिगामेंट्स या कुछ तो होना चाहिए जो ओवरी को अपनी जगह पर ही बनाए रखे। भाई कोई सिस्टम होता है पूरा, तो वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक कनेक्टेड रहता है, बट ओवरीज को अपनी ही जगह पर बनाए रखने के लिए क्या होता है बच्चों, जरा ये डायग्राम देखना कि अगर ये ओवरी है, ये आप समझ गए, ये एब्डोमिनल वॉल होगी यहाँ पर, है ना, लैटरल वॉल, ओके। तो ओवरी को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए 2 लिगामेंट्स हेल्प करते हैं। कौन से 2 लिगामेंट, एक तो पतला सा लिगामेंट जाता है ओवरी से जो उसको यूट्रस से कनेक्ट करके रखता है, दिख रहे हैं दोनों तरफ, इनको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स। क्या नाम है इनका, ओवेरियन लिगामेंट्स। और यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ कि बॉडी का लैटरल वॉल होगा, तो ओवरी को लैटरल पेल्विक वॉल से कनेक्ट करने के लिए, इसको ऐसे लटकाए रखने के लिए, ये पीछे से लिगामेंट दिख रहा है आपको, ये पीछे से आते हुए ओवरी से कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, सीधा सा नाम है जो ओवरी को सस्पेंड करके रख रहा है। तो ओवरी आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है देखना कि ओवरी इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, ठीक है, एज वेल एज टू द यूट्रस बाय लिगामेंट्स, ठीक है। इस चीज़ को आप कैसे याद रखोगे कि अगर ये ओवरी है, ठीक है, और ये यूट्रस है, तो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट जो है उसको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। वैसे मुझे नहीं लगता आपसे डिटेल में नाम पूछा जाएगा, बट ठीक है, नाम पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ओवेरियन लिगामेंट। और ओवरी को, अगर ये हमारी पेल्विक वॉल है लैटरली, तो ओवरी को इस पेल्विक वॉल से कनेक्ट करने के लिए इस तरह का सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, पेल्विक वॉल से कौन कनेक्ट कर रहा है और यूट्रस से कौन कनेक्ट कर रहा है। आप ऐसे डायग्रामेटिकली भी लिख सकते हैं या आप सिंपली नाम भी लिख सकते हैं। डन। तो ओवरी इज सस्पेंडेड बाय दीज 2 लिगामेंट्स, समझ में आ गया। नाउ यहीं पर एक चीज़ और बता देती हूँ मैं तुम्हें, वैसे आगे आएगा एनसीईआरटी में, ये जो यूट्रस है ना, वैसे तो यूट्रस फिर नीचे वेजाइना वगैरह है, लेकिन फिर भी यूट्रस को भी अपनी ही जगह पर बनाए रखने के लिए यूट्रस से भी बच्चों एक बड़ा सा लिगामेंट निकलता है ऐसे, और वो पेल्विक वॉल तक कनेक्टेड रहता है। आपने देखा अभी ये वाला डायग्राम, ये देखो ऐसा लग रहा है एक पर्दा है पूरा जो यूट्रस की वॉल से शुरू हो रहा है और यहाँ जो पेल्विक वॉल है उससे अटैच रहता है, तो इधर भी होता है सेम, ठीक है।
तो यूट्रस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल बाय अ लार्ज लिगामेंट, और क्योंकि इतना बड़ा है इसलिए इसका नाम है बच्चों ब्रॉड लिगामेंट। इसका पूरा नाम है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ठीक है, एक यहाँ पे एक छोटा सा अलग तरह का ऐसे राउंड लिगामेंट भी होता है दोनों तरफ, बट इतने सारे लिगामेंट्स आपको नहीं पढ़ने, ये वाला आप जरूर याद रखना। एक बड़ा सा लिगामेंट जो है वो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, इसके बारे में आगे आएगा। ठीक है, नाउ अब ओवरी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ओवरी के स्ट्रक्चर में आपको सिंपली ये याद रखना है कि ओवरी की खुद की जो कवरिंग है ना, खुद की कवरिंग, वो ही खुद क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई है। टेस्टिस में तो कैसे था, पहले टेस्टिस कंपार्टमेंट में डिवाइडेड था, फिर हर कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, उन ट्यूब्यूल के अंदर क्यूबॉइडल सेल्स थी, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पूरी ओवरी के चारों तरफ एक सिंगल लेयर है एपिथेलियम की, और यही एपिथेलियम की जो सेल्स है ना, यही बच्चों आगे जाकर oogonia बनाएंगी। हम देखेंगे कैसे, वो मैं oogenesis के प्रोसेस में समझाऊंगी तुमको। बट ये क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इन्हीं से क्या बनेंगे बच्चों बाद में, oogonia बनेंगे। डू रिमेंबर, ठीक है, कैसे बनेंगे वो बात की बात है। और ये जो थिन एपिथेलियम है, इसके अंदर जितना भी पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट को कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इसमें भी क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें तो खूब सारा कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, और जो पेरिफेरल पार्ट होता है उसमें आप पढ़ोगे फॉलिकल्स ग्रो करती रहती हैं, अलग अलग इवेंट्स पढ़ेंगे हम कैसे ग्रो करती हैं, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट चलता है। तो ये जो फॉलिकल्स आपको दिख रही हैं, फॉलिकल्स तो कहाँ है, कॉर्टेक्स रीजन में, और अंदर जो मेड्यूला है, ठीक है, अंदर जो मतलब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कह रहे हैं, मेड्यूला, और दोनों को मिलाकर, इस कॉर्टेक्स को और इस मेड्यूला को, मतलब एपिथेलियम के अलावा जितनी भी जगह है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। आप ये मत समझना सिर्फ मेड्यूला ही स्ट्रोमा है, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जब से आने लगे तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, पहले नहीं करती थी इतनी मैटर, कि स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 zones, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ठीक है, समझ में आ गया ओवरी का स्ट्रक्चर। अब यहाँ तो सिर्फ इतना ही दिया है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ बच्चों। जब हमने टेस्टिस में पढ़ा था कि टेस्टिस में डेंस कवरिंग्स होती हैं, तो हमने उन कवरिंग्स के बारे में नहीं पढ़ा था, बट अगर मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताऊँ तो टेस्टिस में भी है ना, क्या होता है, कवरिंग्स में 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर होती है ट्यूनिका वेजाइनालिस, फिर एक होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एक होती है ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, अलग अलग लेयर्स होती हैं, हमें उनके नाम में नहीं जाना, बट वहाँ पर एक लेयर है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, वाइट कलर की होती है एल्बुजिनिया, और सेम मतलब वाइट कलर की क्यों, क्योंकि वो वाइट कलर का इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें हर जगह कनेक्टिव टिश्यू चाहिए ना, तभी तो ब्लड वेसल्स वगैरह अंदर आएंगी। तो सेम वैसी ही लेयर ओवरी में भी प्रेजेंट होती है। ये जो आपको एपिथेलियम दिख रही है चारों तरफ, जो अभी हमने ड्रॉ की थी, इसके जस्ट अंदर ज़रा ध्यान से देखो, हल्की सी वाइट कलर की एक लेयर बनाई हुई है पूरे में, ज़रा ध्यान से देखोगे तब दिखेगी बिल्कुल, और इन्होंने उसको लेबल किया है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये वाइट कलर की जो लेयर है। यानी एपिथेलियम, ऐसे 3D में इमेजिन करो, ऐसे ओवरी जो है एक ओवल जैसा एक स्ट्रक्चर, उसमें एपिथेलियम है, और एपिथेलियम के जस्ट अंदर क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू की, इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू की वाइट कलर की लेयर है। वो कुछ रोक नहीं रही अंदर और बाहर चीज़ों में, वो तो जस्ट एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है एपिथेलियम को। ठीक है, और इस लेयर को भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। तो मुझे ईयर याद नहीं, बट बहुत पहले क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी लेयर है जो टेस्टिस और ओवरी में कॉमन है, तो दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, बट अगेन एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को? ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ कि इसी में एक एडिशनल वाइट कलर की लेयर और प्रेजेंट होती है। उस वाइट कलर की लेयर को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, आपने देखा है एल्बुमिन, ये एल्बुमिन वर्ड जो मतलब जो एल्बू वर्ड होता है वो जनरली प्रोटीन वाइट कलर के रेफरेंस में आता है। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? बस ओवरी के बारे में यहाँ पर इन्होंने इतना ही लिख रखा है। बाकी ये ओवरी में कौन सी फॉलिकल्स हैं, कैसे ग्रो करती हैं, ये सब जब हम oogenesis पढ़ेंगे ना, वहाँ पर साथ में पढ़ेंगे। वहाँ पर आपके एक डायग्राम भी गिवन है एनसीईआरटी में, देखो
ये आगे देखो जहाँ oogenesis का टॉपिक है वहाँ गिवन है, वहाँ पूरा बताया है आपको। इसी में आप चाहो तो लेबलिंग भी कर सकते हो, दोबारा डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको दिख रही है बाहर की तरफ रेड कलर की छोटी छोटी सेल्स की लेयर, ये क्या है? दिस इज एपिथीलियम, दिस इज एपिथीलियम, जिसको आप जर्मिनल एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम बोल सकते हो। ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं इसमें। इन्हीं से बाद में लेटर ऑन oogonia बनेंगे, पढ़ेंगे हम कैसे। उन्हीं oogonia के अलग होने से फॉलिकल्स बनेंगी और फिर ये फाइनली स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो दीज आर द ओवेरियन फॉलिकल्स। ये सब कहाँ प्रेजेंट है? सारी फॉलिकल्स इन कॉर्टेक्स रीजन, इन कॉर्टेक्स रीजन। और ये जो सेंटर में है दिस इज मेड्यूला, और कॉर्टेक्स और मेड्यूला को मिलाकर क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, नाउ आगे बढ़ते हैं। ओवरी के बाद आ जाते हैं सीधा ओविडक्ट पर। अब देखो यूट्रस के बारे में तो सब बच्चों को पता रहता है कि भाई यूट्रस एक मस्कुलर बैग है, बट हमेशा ध्यान रखना नॉट ओनली यूट्रस, पूरा फीमेल में ओवरी के अलावा पूरी फेलोपियन ट्यूब, पूरा यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, सबके चारों तरफ बच्चों 3 लेयर्ड वॉल है। पूरे फेलोपियन ट्यूब से लेकर वेजाइना तक 3 लेयर्ड वॉल है। सबसे बाहर वाली लेयर एपिथीलियम की बनी है, एपिथीलियल टिश्यू की। मिडिल लेयर जैसे यूट्रस में होती है मसल्स की बनी है। फेलोपियन ट्यूब में भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हल्के हल्के, जिससे ओवम को आगे बढ़ाया जा सके। वेजाइना में भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं या रिलैक्सेशन होता है ना, जिससे कि मतलब अगर प्रेगनेंसी पार्चुरेशन का टाइम है तो रिलैक्स होगी, जब स्पर्म्स को आगे भेजना है तो कॉन्ट्रैक्शंस भी होंगे। तो ध्यान रखना है आपको, कहीं लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, लॉजिकली आपको ध्यान रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब से लेकर वेजाइना तक पूरे में 3 लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट लेयर एपिथीलियम, मिडिल लेयर मसल्स की बनी हुई है, स्मूथ मसल्स, और जो इनर मोस्ट लेयर है वो अगेन उसमें अलग अलग सेल्स हैं, प्लस ब्लड वेसल्स हैं, म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो कि म्यूकस वगैरह बनाएंगी। ठीक है, उस लेयर को ही यूट्रस में आप एंडोमेट्रियम बोलोगे। ठीक है, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर साइक्लिक चेंजेस होंगे ना, हम पढ़ते हैं यूट्रस की लेयर मोटी हो जाती है, फिर शेड ऑफ हो जाती है, फिर मोटी हो जाती है, फिर शेड ऑफ हो जाती है। तो वो चेंजेस सबसे अंदर वाली लेयर में चलते हैं, यूट्रस की लेयर में। ठीक है, बट लेयर सब में है, इसलिए मैंने यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया है। जो सबसे बाहर लेयर बनाई है मैंने, दैट इज एपिथीलियम, रेड कलर की मस्कुलर लेयर, और सबसे अंदर जो लेयर है उसमें अगर हम फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं तो यू नो वहाँ पर सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट है। यूट्रस वेजाइना में सीलिएटेड सेल्स नहीं है, बट फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड है। रीजन यू नो, जब ओवरी से ओवम बन के आएगा तो ओवम इज अ नॉन मोटाइल सेल, तो उसको आगे ले जाने के लिए सीलिया क्या करेंगे? मूवमेंट्स करेंगे। ठीक है, सो क्या लिखा है देखते हैं यहाँ पर ओविडक्ट के लिए। द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब अच्छा हाँ, पहले एक और इम्पॉर्टेंट लाइन, जैसे हमने मेल में एसेसरी डक्ट पढ़ी थी ना बच्चों, ऐसे ही ध्यान रखना फीमेल में कौन से स्ट्रक्चर्स को एसेसरी डक्ट बोलते हैं? ओवरी के अलावा सारे स्ट्रक्चर तीनों, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट, है ना। आप देखो नीट में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो हम कई बार कोरिलेट नहीं कर पाते, मतलब यूट्रस कोई डक्ट थोड़ी ना है, बट यूट्रस वो पाथवे तो है ना जहाँ से स्पर्म्स एंटर करेंगे, वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवम भी फेलोपियन ट्यूब में आएगा। तो बस इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर क्या बोल देते हैं यहाँ पर? फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको आप हाईलाइट कर दो, द ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। ओके, नाउ अगर हम फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं तो उसकी लेंथ दे रखी है एनसीईआरटी में, तो याद रख सको तो ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है ये? पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। अब देखो एनसीईआरटी में जो तुम्हारे डायग्राम दिया है उसको देखकर तो ऐसे लग रहा है कि ये फेलोपियन ट्यूब कहीं है, ओवरी कहीं है, बट एक्चुअली में इतना दूर नहीं होता ये फेलोपियन ट्यूब ओवरी से। एक्चुअली में अगर हम देखें तो जैसा आपको इस डायग्राम में दिखाया है, ओवरी को पकड़ के रखता है दोनों तरफ से फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, जैसे एक विकेट कीपर नहीं होता, हमेशा तैयार रहता है बॉल को कैच करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही फेलोपियन ट्यूब ओवरी को कवर्ड करके रखती है, और इसीलिए फेलोपियन ट्यूब के सबसे एंटीरियर पार्ट पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कहते हैं फिम्बरी। ठीक है, और इन फिम्बरी का यही रोल है कि जैसे ही ओवरी से ओवम निकलता है ना, जनरली ओवरी से ओवम वहीं उस तरफ ही निकलेगा जहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के फिम्बरी हैं, वैसे ही वो फिम्बरी उस ओवम को कैच कर लेती है। वैसे ही स्पर्म तो खूब बनते हैं डेली, ओवम तो ले दे के महीने में एक बनेगा। आपको पता है भी, आप पढ़ोगे कि ह्यूमंस जो कि प्राइमेटा हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वहाँ पर एक मंथ में एक ओवम प्रोड्यूस होता है।
कई बच्चों के दिमाग में आता है मैम ओवरी तो 2 हैं, फिर ओवम एक क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि अगेन ध्यान रखना, कहीं लिखा नहीं है एनसीईआरटी में कि एक मंथ राइट ओवरी में साइकिल चलता है, दूसरे मंथ लेफ्ट ओवरी में, मतलब एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, जो भी जिस साइड की है, बट ऑल्टरनेटिवली ये इवेंट चलते हैं। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हर मंथ है, तो यूट्रस तो एक ही है, तो शेडिंग और बनना वो तो चलता रहेगा। बट जो फॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं ना, आप पढ़ोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन काम है ओवरी में फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाना। तो जो फॉलिक्यूलर ग्रोथ होती है वो अल्टरनेटिवली होती है ओवरी में, इसलिए एक मंथ में कोई एक ही ओवरी एक्टिव रहती है तो वही ओवम बनाती है। ठीक है, तो वो ओवम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस ओवम को जैसे ही वो ओवरी से बाहर निकले कैच करना ज़रूरी है, वरना ये कहाँ है? एब्डोमेन में है, कहीं भी गिर जाएगा ओवम खत्म हो जाएगा, छोटी सी सेल है। तो इसलिए फेलोपियन ट्यूब के फिम्बरी उसको तुरंत कैच कर लेते हैं। ठीक है, और कैच करके फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल लेते हैं। उसके लिए भी फेलोपियन ट्यूब के जो फिम्बरी होते हैं ना बच्चों, इन फिम्बरी में से कहीं भी एक जगह एक छोटा सा छेद होता है, एक छोटा सा होल होता है, पोर होता है, जिसको कहते हैं ऑस्टियम। जैसे स्पॉन्जेस में नहीं थे खूब सारे ऑस्टिया पानी को अंदर लेने के लिए, वैसे ही एक ऑस्टियम होता है। तो सारे फिम्बरी जहाँ पे भी ओवा है, ओवम को इस ऑस्टियम के थ्रू अपने अंदर ले लेता है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर को समझने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो फनल जैसा स्ट्रक्चर है, आपकी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना ऐसे फनल, तो ये जो फनल जैसा फूला हुआ स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। इसको कहते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद ये जो कर्व्ड पार्ट है, जो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इसको कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं इसको बच्चों? इसको कहते हैं एम्पुला। और एम्पुला के बाद आप देखना थोड़ी सी फेलोपियन ट्यूब नैरो हो जाती है, डायग्राम में तो मैंने एक जैसी बना दी पर थोड़ी नैरो हो जाती है, उस नैरो पार्ट को कहते हैं इस्थमस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट एनसीईआरटी में लेबल्ड है। क्या आपको इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना है, उल्टा सीधा नहीं करना। मान लो नीट में ये पार्ट आ गया, डायग्राम का ABC लिख दिया, किसी को कुछ भी लिख रहे हो तो थोड़ी ना मार्क्स मिलेंगे, आपको देखना पड़ेगा विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो पार्ट है दिस इज इनफंडिबुलम, इसी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिनको आप कहते हो फिम्बरी। ठीक है, जो कर्व्ड पार्ट है एम्पुला और जो नैरो पार्ट है विच इज कनेक्टेड टू द यूट्रस इज द इस्थमस। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ लो। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो सबसे नियरेस्ट पार्ट है ओवरी के, वो कौन सा है? वो कौन सा है? फनल शेप्ड। व्हाट इज द शेप ऑफ इनफंडिबुलम? फनल शेप्ड। क्या है इसका नाम? इनफंडिबुलम। The edges of the infundibulum possess finger-like projections called fimbri. What is the function of fimbri? To catch the ovum, collection of ovum. जब ovum निकलता है उस प्रोसेस को कहते हैं ovulation. तो but obvious after ovulation, the infundibulum leads to a wider, देखो आ गया wider, थोड़ा चौड़ा होता है, wider part of the oviduct called ampulla, and the last part of oviduct is isthmus has narrow lumen. आ गया, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं बच्चों। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब यही है कि ये जो छोटे छोटे वर्ड है ना, ऊपर ऊपर से तो पढ़ लेते हैं बच्चे, बट इन छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते। और फिर आजकल एनटीए यही करता है, क्वेश्चंस कैसे बना देता है कि लिख देगा 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो उसमें लिख देगा फनल शेप्ड एम्पुला, नैरो एम्पुला या नैरो इनफंडिबुलम, कुछ भी उल्टा सीधा करके ऑप्शंस बना देगा। तो फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, wider ampulla, wider and curved part ampulla, and narrow last part isthmus which is connected to the uterus. ठीक है, आगे बढ़ें क्या? Then अब यूट्रस के बारे में देख लेते हैं क्या क्या दिया, which is also called womb. Uterus is a single muscular bag. ठीक है, सिंगल मस्कुलर बैग। यूरिनरी ब्लैडर की शेप याद है? इन्वर्टेड पेयर, यहाँ पर भी लिख लेना, लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हाईलाइट कर लो, इन्वर्टेड पेयर। ठीक है, ये देखो आपने डायग्राम ध्यान से देखा हो तो दोनों की शेप बिल्कुल सेम है। यूरिनरी ब्लैडर भी नीचे से नैरो है, ऊपर से ब्रॉड है, ये भी ऊपर से ब्रॉड है, नीचे से नैरो है। ठीक है, सो यूट्रस इज इन्वर्टेड पेयर लाइक। अब आ गया देखो वो पॉइंट, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। यूट्रस को भी सपोर्ट की जरूरत है, तो यूट्रस किस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ा रहता है? बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। इस लिगामेंट को कहते हैं बच्चों, इसका नाम लिख लेना, इस लिगामेंट का नाम है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। सॉरी, राउंड नहीं बच्चों, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस।
और एक एडिशनली अलग से था राउंड लिगामेंट। ठीक है, तो ये 2 लिगामेंट्स हो गए यूट्रस के, 2 लिगामेंट्स थे ओवरी के। ठीक है, आगे बढ़ें। ऐसे करता है एनसीईआरटी, छोटे छोटे वर्ड्स को मतलब लाइन लिख के छोड़ देती है। अब आपने ध्यान दिया तो आप नीट में फुल मार्क्स ले आओगे। ओके, नाउ द यूट्रस opens into vagina through a narrow cervix, very very important। यूट्रस का नैरो पार्ट क्या कहलाता है? cervix। the cavity of cervix is called cervical canal। ये देखो, ये रहा। अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम में देखें तो ये पूरी कहलाती है यूट्रस की कैविटी। दिस इज यूट्राइन कैविटी। अच्छा, यूट्रस को भी बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर से जो यूट्रस का डोम शेप पार्ट होता है उसको कहते हैं फंडस, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ यूट्रस, एंड नैरो पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जो यूट्रस है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द फंडस, सेकेंड इज द बॉडी जिसके अंदर कैविटी है, एंड थर्ड इज द सर्विक्स। ओके, ठीक है, तो सर्विक्स क्योंकि नैरो है तो अंदर का रास्ता भी नैरो हो गया। इस नैरो कैनाल को कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। आपने सुना है इंडिया में फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर इज़ वेरी कॉमन। किसी भी वजह से अलग अलग कॉज हैं, तो कैंसर के कॉजेज बहुत क्लियर कट नहीं पता है, बट येस इंडिया में सर्वाइकल कैंसर इज़ वेरी कॉमन। तो आज अब है ना, आप सोचो वैसे कैंसर को रोकने की कोई वैक्सीन वगैरह थोड़ी ना होती है, बट मेडिकल साइंस ने इस कैंसर को रोकने के लिए वैक्सीन भी बना ली है। तो आजकल कई सारी जगह कैंपेन वगैरह भी चलता है कि है ना कि जो भी फीमेल्स हैं, अलग अलग इसका एज होता है कि कब ये वैक्सीन लगवाया जा सकता है, उनको ये वैक्सीन लगवाना चाहिए टू प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। क्योंकि यू नो कैंसर इज इनट्रीटेबल, उसका फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम अगर रोक सकते हैं किसी कैंसर को तो दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो वो सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल वर्ड एक और जगह आता है ना, वर्टिब्रल कॉलम में भी सर्वाइकल वर्टिब्री आती है, वो अलग है। यहाँ पर सर्वाइकल वर्ड सर्विक्स के रेफरेंस में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो सर्वाइकल कैनाल समझ में आ गया। यानी एक तरह से अगर ये यूट्रस है तो यहाँ कहीं सर्वाइकल कैनाल होगी, और ये वेजाइना है तो डू रिमेंबर यहाँ पर फीटस की ग्रोथ होती है। तो जो फीटस का बर्थ होता है, यहाँ पर अगर फीटस ग्रो कर रहा है तो जो फीटस जब बाहर आएगा तो वो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर कहते हैं बर्थ कैनाल। क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे भी तुम लिख लो, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना इन दोनों को मिलाकर कहते हैं बच्चों बर्थ कैनाल। नॉर्मल डिलीवरी के केस में बेबी बॉर्न थ्रू दिस पाथवे। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, सिजेरियन करवाना पड़े तो दैट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर है ना, उसमें तो फिर एब्डोमेन के स्किन पे कट लगेगा, फिर जो भी मसल्स हैं उन सबको हटाकर यूट्रस तक जाना पड़ेगा, यूट्रस पे भी वॉल पे कट लगाकर फिर फीटस को निकाला जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके है ना, प्लेसेंटा वगैरह रिमूव किया जाएगा, फिर सब चीज़ों को स्टिच भी करना पड़ेगा। तो सिजेरियन सेक्शन तो पूरी तरह से एक सर्जरी है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू चाइल्ड बर्थ होता है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ क्या लिखा है देखें दोबारा से, द यूट्रस ओपन्स इनटू विजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। सर्विक्स की कैविटी को कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, एंड दिस सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद विजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। ठीक, अगर हम यूट्रस के वॉल लेयर्स की बात करें जिन पे बहुत क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पार्ट है बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना आपको PYQs मिल जाएंगे इस पर। अब इसमें आपको बहुत ही स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि यूट्रस की जो 3 लेयर्स हैं उनके नाम क्या रखे गए हैं। देखना, जो सबसे बाहर वाली लेयर है पेरीमेट्रियम, बीच में मसल्स की मोटी थिक लेयर होती है, ये सबसे थिक होती है मायोमेट्रियम। मान लो तुमसे पूछ ले कि कौन सी मसल्स हैं यहाँ पर, तो लॉजिकली बताओ, यहाँ पर वॉलंटरी मसल्स होंगी क्या? यूट्रस के साइज को बढ़ाना है, कम करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस? नहीं, इट इज़ इनवॉलंटरी, ब्रेन के इनवॉलंटरी कंट्रोल में है। तो यहाँ पर इनवॉलंटरी यानी स्मूथ मसल्स होंगी। ठीक है, तो मायोमेट्रियम, और ये जो उन्होंने थोड़ा शेडेड कर दी है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम। इसी अंदर वाली लेयर में ब्लड वेसल्स, म्यूकस ग्लैंड्स, ये सब होते हैं। इस एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स भी होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं, और दूसरी सेल्स भी होती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो अगर नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखना, बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जब बेबी का बर्थ होता है तो बोलते हैं ना कि इसको पुश करना पड़ता है, तो कौन सी लेयर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? मायोमेट्रियम ही तो करेगी, मसल्स का काम ही तो है मूवमेंट करवाना, थोड़ी ना एंडोमेट्रियम कर सकती है। तो
तो आपको तीनों ऑप्शन दे देंगे, 4 दे देंगे, ऑल ऑफ द अबव, तो सिर्फ मायोमेट्रियम आएगा वहाँ पे आंसर में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लें कि वो कौन सी लेयर है जो साइक्लिक चेंजेस शो करती है, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि बार बार यूट्रस की वॉल से इमेजिन करो 3D में यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो बार बार थोड़ी थिकनेस बढ़ाएगी कि अगर एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो अटैच हो सके, है ना। तो थिकनेस बढ़ाने वाला चेंज किस में होगा, तीनों में नहीं होगा बच्चों। जो सेल डिवीजन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, वो सबसे अंदर वाली वॉल में होता है, दैट इज एंडोमेट्रियम। तो विच लेयर शो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंडोमेट्रियम। बार बार मोटी होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो शेड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। यही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आपको हाईलाइट करनी है। पहले तो देखो तीनों लेयर्स के क्या क्या नाम है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, बिल्कुल मेम्ब्रेनस थिन मेम्ब्रेन की तरह होती है, पेरीमेट्रियम। देन मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, मायोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंड्यूलर लेयर, जिसमें ग्लैंड्स हैं, म्यूकस ग्लैंड्स वगैरह जो सिक्रीशन कर रही हैं, कॉल्ड एंडोमेट्रियम। स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ध्यान रखने हैं, दैट लाइन्स द यूटेराइन कैविटी। नाउ कौन सी लेयर में क्या चेंज होता है, हाईलाइट करना। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, एंडोमेट्रियम, ठीक है, साइक्लिकल चेंजेस। और मायोमेट्रियम क्या कर रही है, द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ओके, तो मायोमेट्रियम क्या करेगा यहाँ पर बच्चों, कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट करेगा। तो ढंग से क्वेश्चन पढ़ लेना, कॉन्ट्रैक्शंस पूछा है तो मस्क्यूलर लेयर, साइक्लिक चेंजेस पूछा है तो इनर मोस्ट लेयर, दैट इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़ जाएं। नाउ इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट की फॉर्म में भी लिख लिया, आप भी एक छोटा सा चार्ट बना लेना, स्पेसिफिकली तीनों लेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। एंड ये जो एंडोमेट्रियम है वही आगे जाकर प्लेसेंटा भी बनाएगी, भाई उसी की थिकनेस बढ़ रही है, तो अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तो प्लेसेंटा भी कौन सी लेयर बनाएगी, एंडोमेट्रियम ही बनाएगी, ओके। और जब प्रेगनेंसी के टाइम पर जब यूट्रस रिलैक्स हो रहा है, डिलीवरी के टाइम पे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, बट जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है तो यूट्रस का साइज बढ़ता भी तो है, तो उस समय रिलैक्सेशन कौन करवा रहा है, बट ऑब्वियस मायोमेट्रियम, है ना। मैंने एक जगह पढ़ा था कि यूट्रस जो है वो अपने साइज को 500 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है। नॉर्मली यूट्रस इज अ वेरी स्मॉल बैग, बट फीटस की ग्रोथ के टाइम पे यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, तो यूट्रस अपने साइज से कई गुना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में यूट्रस के बारे में बताने के बाद सीधा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में बताया, वजाइना के बारे में नहीं बताया है, तो मैंने यहाँ ये एक पॉइंट ऐड किया है, ठीक है। मस्ट है, आप पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वजाइना एक इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब है, कह सकते हैं हम। इलास्टिसिटी तो है ही, क्योंकि वो उसका साइज भी डायलेट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मस्कुलर वॉल मैंने बताई दी, सेम जैसी यूट्रस में सेम वॉल्स वजाइना में भी हैं, ओके। वेजाइना में जो इनर मोस्ट वॉल होती है ना बच्चों, देखो यहाँ डायग्राम में हल्का सा दिख भी रहा है, इसमें ऐसे कुछ इरेग्युलर से फोल्ड्स होते हैं जिनको कहते हैं वेजाइनल रगे, जिससे इट कैन एक्सपांड इजीली एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ओके। एंड आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, कि जब हम नेक्स्ट चैप्टर में एसटीडीज पढ़ते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो जनरली मेडिकल में ऐसा देखा गया कि एसटीडीज आर मोर कॉमन इन फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में जनरली देखो, मेल्स में तो क्या है, लॉन्ग यूरिथ्रा है ना, तो अगर किसी भी इन्फेक्शन को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचना है तो उस माइक्रोब को पूरा यूरिथ्रा क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तब जाके वो वास डेफरेंस या दूसरे स्ट्रक्चर्स के कांटेक्ट में आएगा। बट फीमेल्स में तो यूरिथ्रा अलग है, सीधा वेजाइना में कोई भी माइक्रोब गया और वो यूट्रस में इजीली इन्फेक्शन कर सकता है। तो नेचर ने वेजाइना का पीएच एसिडिक रखा है बच्चों। वेजाइना में लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया, वही कर्ड बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, एज अ सिम्बायोंट ये प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते रहते हैं, इट इज़ माइल्ड एसिड, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक एंटी माइक्रोबियल मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे दूसरे जो माइक्रोब्स हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स, उनकी ग्रोथ ना हो सके, ठीक है। बट अगर ये पीएच मेंटेन नहीं रह पाती किसी भी वजह से, तो फिर वहाँ पर एसटीडीज आर कॉमन, ठीक है। फीमेल्स में जो भी इन्फेक्शंस वगैरह हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो हो जाते हैं। बट नेचर ने तो अरेंजमेंट किया है, इम्यून सिस्टम के लिए उसको दिया एक ये, ठीक है। तो नॉर्मली वेजाइनल पीएच कैसी होती है बच्चों, एसिडिक होती है। अब तुम समझना,
जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था, बार्थोलिन्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पर वेजाइना ओपन हो रहा है ऑरिफिस उसके साइड में बार्थोलिन्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो बार्थोलिन्स ग्लैंड का काम समझना, नॉर्मली बार्थोलिन्स ग्लैंड नॉन फंक्शनल रहती है, उनको कोई सिक्रीशन नहीं करना होता, बट एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन जब स्पर्म्स एंटर करेंगे तो हम कह रहे हैं वेजाइना का पीएच एसिडिक है, तो फिर एसिडिक पीएच में तो स्पर्म्स विल डाई। तो उसको रोकने के लिए जैसे ही कॉपुलेशन स्टार्ट होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड एक्टिव हो जाती हैं एंड दे स्टार्ट टू सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड, जो इस मीडियम को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पे मैंने लिखा है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन दिस एसिडिक पीएच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अल्कलाइन फ्लूइड ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड, जिससे कि कुछ समय के लिए वहाँ का पाथवे न्यूट्रलाइज हो जाए एंड स्पर्म्स एंटर कर सके लिविंग स्टेट में। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो ये कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो अबाउट इट। ठीक, आगे बढ़ें क्या। नाउ अब आते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल के बारे में पढ़ लेते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल जो है वो मैंने आपको कहा बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है जिससे आप चीज़ों को समझ सको, क्योंकि इनके बारे में जो पॉइंट्स हैं ना, आप देखना अभी रिसेंट ईयर में नीट में क्वेश्चन आया था, उसमें आपको मैच करना था लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस की कौन सा स्ट्रक्चर क्या है इनमें से, तो आप भूल जाओगे। तो आप डायग्राम के थ्रू ही याद रख सकते हो। आप इस डायग्राम को छोटा सा अपनी एनसीईआरटी में भी बना देना, समझना यहाँ पर कैसे हैं चीज़ें। ये मान लो यूरिथ्रल ओपनिंग है, इसको मैंने लिखा है यूरिथ्रल ऑरिफिस, और ये वेजाइनल ऑरिफिस है। या मैं आपको एक बार अलग से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, फिर तरीके से आप उस स्लाइड से बना लेना। ये दोनों ऑरिफिस हैं, समझ रहे हो आप। वो जो डायग्राम है आपका आपके बुक में, तो ये रहा वेजाइनल ऑरिफिस, ये रहा यूरिथ्रल ऑरिफिस, ये दोनों ऑरिफिस है। तो अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं वेंट्रली, तो पहले होगा यूरिथ्रा का ओपनिंग, फिर उसके बाद होगा वेजाइनल ओपनिंग। तो जहाँ ये ओपनिंग्स खुलती हैं इस रीजन को हम कह रहे हैं वेस्टिब्यूल, और इस वेस्टिब्यूल जो कि एक डिप्रेशन टाइप एरिया, इस वेस्टिब्यूल को सराउंड करते हुए दो स्किन के फोल्ड्स हैं, दो पेयर स्किन के फोल्ड्स हैं। समझना कैसे हैं ये फोल्ड्स। ये जो डार्क कलर से दिखाया है ये इनर फोल्ड है, पेयर्ड है दोनों तरफ, ठीक है। तो इसको कहते हैं माइनोरा, क्योंकि अंदर है छोटा है माइनोरा, और इसको कवर करते हुए बाहर भी दो फोल्ड्स हैं जो कि बड़े हैं साइज में, वही फ्लैशी फोल्ड हैं स्किन के, इसको कह देंगे मेजोरा, है ना। तो जो दो ओपनिंग खुल रही हैं उसको कवर करते हुए पहले माइनोरा फिर मेजोरा, लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा, एंड व्हाट इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कहाँ होता है बच्चों, देखना अगर हम इस डायग्राम को बनाएं तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों फोल्ड्स को इन दोनों ओपनिंग्स को कवर करते हुए दो फोल्ड हैं लेबिया माइनोरा के, और इनके बाहर दो फोल्ड्स और हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, इनके बाहर दो फोल्ड्स और हैं फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन, दैट इज लेबिया मेजोरा। ठीक है क्या, बहुत आसान है याद रखना। मेजोरा जो बड़ा है बाहर है, माइनोरा जो छोटा है अंदर है। ओके, अब क्लाइटोरिस एक सेंसिटिव रीजन होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा के, जहाँ पे मिल रहे हैं दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। मैंने समझाने के लिए से दूर दूर बना दिया है, लेकिन एक्चुअली ये भी आपस में जुड़ा हुआ है और ये भी आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कनेक्टेड है ये फोल्ड्स, ठीक है। तो ये जो लेबिया माइनोरा का जो जंक्शन है ना बच्चों, दिस इज अपर जंक्शन, दिस इज लोअर जंक्शन। तो अपर जंक्शन पर एक फिंगर लाइक टाइनी प्रोजेक्शन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। इसी प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को। तो ये जो आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ क्लाइटोरिस, तो क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा या मेजोरा माइनोरा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और यहीं पर ये जो साइट है, यहीं पर अगेन एक आपकी बुक में लिखा है एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, मतलब यहाँ पर भी स्किन है बट स्किन के जस्ट नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यू फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस पूरे रीजन को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस एक फैटी टिश्यू है सिंपली, और उस फैटी टिश्यू को कवर कर रखा है स्किन ने, प्लस दिस इज द साइट वेयर प्यूबिक हेयर आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या है। आपकी बुक में देखो, बुक से देखते हैं हम एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है कि द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड कौन कौन से स्ट्रक्चर है। पहले ऊपर एक कुशन है फैटी टिश्यू का मॉन्स प्यूबिस, उससे दो फोल्ड्स निकल रहे हैं लेबिया मेजोरा, एक अंदर वाला लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर प्रेजेंट है क्लाइटोरिस। ये तो है ही। ये हाइमेन क्या है इसके बारे में भी बताती हूँ, पहले इनके बारे में देख लो। नाउ मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, बस इतना सा याद रखना है आपको। तो
क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू को क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस, विच इज कवर्ड विद स्किन एज वेल एज प्यूबिक हेयर. देन द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, एंड सराउंड द विजाइनल ओपनिंग, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया है ना. ये जो मैंने यहाँ पर ये बनाया है बाहर वाला, दीज आर द लेबिया मेजोरा. ओके, देन द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू. अगेन दीज आर अगेन द पेयर्ड फोल्ड. देखो वो भी पेयर्ड थे, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं, फ्लैशी फोल्ड्स लिखा है, इसको आप पेयर्ड भी कर लो. वन पेयर ऑफ लेबिया मेजोरा, वन पेयर ऑफ लेबिया माइनोरा, ठीक है. तो फ्लैशी पेयर्ड फोल्ड लेबिया मेजोरा हो गया. उसके अंदर अगेन पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू जो थोड़े से थिन होंगे, छोटे होंगे, उनको कह दिया माइनोरा. सो माइनोरा इज सिचुएटेड अंडर द मेजोरा, ठीक है. एंड द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन. हाइमेन की बात बाद में करेंगे. व्हाट इज क्लाइटोरिस? क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई, व्हाट इज द पोजिशन, हाईलाइट कर देना, विच लाई एट अपर जंक्शन of the two labia minora just above the urethral opening के just ऊपर, above the urethral opening, ठीक है. अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में देखो क्लाइटोरिस किस स्ट्रक्चर को बताया है, ये रहा, दिस इज क्लाइटोरिस, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के आगे की तरफ. डन, समझ में आ गया आप लोगों को. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हाइमेन. हाइमेन क्या होता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है ना ये भी. तो अब समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है कि फॉरेंसिक साइंस में इसको यूज़ भी किया जाता है. देखना, ये जो दो ओपनिंग्स हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग, तो क्या होता है बच्चों, जो वेजाइनल ओपनिंग है, जो वेजाइनल ऑरिफिस है ना, उसको कवर करती हुई एक मेम्ब्रेन होती है, बहुत थिन पतली सी मेम्ब्रेन, पूरा बंद नहीं कर रही है वो. अगर वेजाइनल ऑरिफिस को पूरा ढक देगी तो फिर आपको पता है वेजाइना के क्या क्या फंक्शंस हैं. वेजाइना के फंक्शंस में एक तो स्पर्म की एंट्री, दूसरा जो मेंसेस फ्लो होगा, जब यूट्रस वॉल शेड ऑफ होगी तो वो बाहर कैसे आएगी बॉडी से? वेजाइनल ऑरिफिस के थ्रू ही आएगी. तो वेजाइना के थ्रू मेंस्ट्रुअल फ्लो भी तो निकलेगा, तो उसको पूरा बंद तो कर नहीं सकते. तो उस वेजाइनल ऑरिफिस को पार्शियली कवर करती हुई एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमेन. ये मैंने यहाँ पर बना दी हल्की सी, ठीक है. अब ये जो हाइमेन है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होते हैं जो पहले फॉरेंसिक साइंस में यूज़ किए जाते थे, बट बाद में पता चला कि भाई ये तो एक गलत, एक मिसकंसेप्शन है. क्या था वो फैक्ट पहले समझना, कि नॉर्मली पहले ऐसा मानते थे कि ये जो हाइमेन है ना, ये इट विल रप्चर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट क्वाइटस, कि जो हाइमेन है वो पार्शियल कवरिंग है. तो नॉर्मली जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो फ्लो तो क्योंकि ओपन है उससे अपने आप होता रहेगा, तब तो हाइमेन रप्चर नहीं होता. बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट क्वाइटस ड्यूरिंग कॉपुलेशन दिस हाइमेन विल रप्चर. तो फॉरेंसिक साइंस में ऐसा माना जाता था कि अगर किसी मान लो कोई रेप केस है, उसमें डिटेक्ट करना है, चेक करना है, तो सबसे पहले देखते थे कि हाइमेन प्रेजेंट है या नहीं. अगर हाइमेन रप्चर हुआ है तो मान लिया जाता था कि हाँ भाई क्वाइटस हुआ है और कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है. लेकिन बाद में पता चला कि हाइमेन ज़रूरी नहीं है क्वाइटस के टाइम पे ही रप्चर हो. नो डाउट इट मे रप्चर ड्यूरिंग क्वाइटस, बट इट कैन बी रप्चर ड्यूरिंग एनी ऑफ द स्पोर्ट एक्टिविटी. जैसे मान लो कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, अचानक से कोई गिर गया, साइकिलिंग कर रहा है, तो उस दौरान भी अगर कोई सडन फोर्स लगता है तो भी हाइमेन कैन रप्चर. तो फिर ये क्लियर हुआ कि भाई हाइमेन जो है वो ज़रूरी नहीं है फर्स्ट क्वाइटस पे रप्चर हो, वो पहले भी रप्चर हो चुका हो सकता है, ठीक है. तो अब इस चीज़ को एनसीईआरटी ने कैसे बताया तुम्हारी बुक में देखना. पहले तो व्हाट इज़ हाइमेन, हाइमेन को डिफाइन कैसे किया है. द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली, यहाँ पे की वर्ड क्या है, पार्शली, ठीक है, बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन. आगे लिखा है द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न, इसका जो रप्चर होता है, द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस, ठीक है. हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और अ जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टैम्पन जो कि मेंस्ट्रुएशन फेज में जैसे सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज होते हैं, उसकी जगह वेजाइनल टैम्पन्स भी होते हैं, ठीक है, कॉटन पैड्स वगैरह होते हैं. एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, किसी भी एक्टिविटी से भी हाइमेन कैन रप्चर. इन सम विमेन
द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कॉइटस, और कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया कि कॉइटस के बाद भी हाइमन कैन परसिस्ट। तो फिर तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो नीट में स्टेटमेंट टाइप असर्शन टाइप क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन कैन बी अ इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। नो, it can persist during मतलब it can rupture during first coitus or it may persist even after first coitus, it may rupture due to anything else. So presence और absence of hymen कोई indicator नहीं है, it is not a reliable indicator of virginity। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जो 5 मेन स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े दैट यू हैव टू रिमेंबर। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़े बच्चों? फर्स्ट हमने पढ़ा मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस से 2 फ्लैशी फोल्ड्स आ रहे हैं, दैट इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ अगेन 2 फ्लैशी फोल्ड्स हैं, लेबिया माइनोरा। वो कम फ्लैशी हैं, थोड़े थिन हैं, लेबिया माइनोरा। देन लेबिया माइनोरा, ये सारे स्ट्रक्चर्स वेस्टिबुलर रीजन में हैं, इन सब ने 2 ओपनिंग्स को सराउंड कर रखा है। एंड जो वेजाइनल ऑरिफिस है इट इज पार्शियली कवर्ड विद, एक मिनट, ये 3rd नंबर है, इट इज पार्शियली कवर्ड विद हाइमन। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान में रखने हैं एज फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। यहीं पर मैंने ग्लैंड्स भी बना दिए हैं, देखो वेजाइनल ऑरिफिस के आसपास भी होती हैं दोनों तरफ, और यूरिथ्रल ऑरिफिस के पास भी होती हैं, बट ये माइनर ग्लैंड्स होती हैं, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना। आपको तो मेनली बार्थोलिन ग्लैंड याद रखनी है, ये वाली, जो कि क्या करेगी, मैंने आपको बताया अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करेगी एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। बाकी टाइम वेजाइनल पीएच कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक की चीज़ें एकदम अच्छी तरह से? तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो उसके मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो तो हो गए। अब थोड़ा सा यहाँ मैमरी ग्लैंड्स के बारे में भी दे रखा है, क्योंकि अगेन इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ चाइल्ड केयर। सो अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, अ फंक्शनल, अच्छा देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, तो मेमोरी ग्लैंड तो फीमेल में ही होती है, मेल में तो होती ही नहीं है, ऐसे ही समझते हैं सब बच्चे। अगर नहीं समझते तो इट्स गुड, मेमोरी ग्लैंड मेल एंड फीमेल दोनों में होती है बच्चों। फ़र्क ये है कि फीमेल्स में हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि उसको आगे फंक्शन करना है, मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ हो जाती है, मेल में नहीं होती। बाकी जो मेमोरी ग्लैंड्स का टिश्यू है वो मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। हम ऐसा थोड़ी ना कहते हैं कि मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल, नहीं, मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मैमल वेदर मेल और फीमेल। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल। मेमोरी ग्लैंड जो फंक्शनल है, ग्रोथ करेगी, डिफ्रेंशिएट होगी, मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू बनाएगी, वो किस में होता है, फीमेल मैमल्स में। ठीक है, क्लियर? द मेमोरी ग्लैंड्स आर अगेन पेयर्ड स्ट्रक्चर। कौन सी ग्लैंड माने हम इसको, एक्सोक्राइन ही माने ना, हार्मोन बनाती तो एंडोक्राइन होती, इसमें तो डक्ट्स भी होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे लैक्टिफेरस डक्ट दैट कंटेन। अच्छा, अब आप ध्यान रखना बच्चों, मैंने यहाँ पर एक स्कीमेटिक सा डायग्राम बनाया मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। मेमोरी ग्लैंड में भी अंदर ना लोब्स होते हैं। पहले जो मेमोरी ग्लैंड है वो लोब्स में डिवाइडेड रहती है, और इन लोब्स में ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लस इस पूरे ग्लैंडुलर टिश्यू को सराउंड करते हुए इसके प्रोटेक्शन के लिए फैटी टिश्यू भी होता है। तो मेमोरी ग्लैंड इज नॉट ओनली मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फैटी टिश्यू। तो यहाँ क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि मेमोरी ग्लैंड कंटेन, हाईलाइट कर देना, कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। वेरी करता है ये, है ना। जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन, बिकॉज ऑफ दीज डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, सो द ग्लैंडुलर टिश्यू, अब हम फैट की बात नहीं करें, हम सिर्फ ग्लैंडुलर टिश्यू देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुन लेना कि आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, मान लो आपने कभी ये वाली लेबलिंग्स ध्यान से देखी है? देखो यहाँ पर क्या दिखाया है कि मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें यहाँ से सेक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कौन कौन से कट सेक्शंस आपको दिखाए हैं? ये जो आपको दिख रही हैं, दीज आर द रिब्स, ये रिब्स के सेक्शंस हैं। ठीक है, रिब्स के बीच बीच में आपको पता है कौन सी मसल्स होती हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। तो दीज आर इंटरकॉस्टल मसल्स, है ना, वही जो थोरैसिक केज को बनाती हैं। और ये क्या लिखा है यहाँ पर? आपको एक लेयर दिखाई है बच्चों, दिस इज पैक्टोरालिस मेजर मसल।
ह्यूमंस में चाहे मेल हो चाहे फीमेल, कुछ पैक्टोरलिस मसल्स होती हैं थोरैसिक रीजन में, उसमें पैक्टोरलिस मेजर, पैक्टोरलिस माइनर। हमने मस्कुलर सिस्टम को डिटेल में नहीं पढ़ा ना, वरना मेडिकल में तो आपको हर मसल का पूरा पूरा नाम वाम सब पढ़ना होता है, ठीक है। तो बस आप तो सिर्फ एक नाम याद रखना कि मेमोरी ग्लैंड्स के अराउंड एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पैक्टोरलिस मेजर मसल। बाई चांस यही दोनों पूछ लें लेबलिंग में और कुछ ना पूछें तो हमारे लिए तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ठीक है। समझ में आ गया। ये देखो, ये जो इन्होंने दिखाया दिस इज द फैटी टिश्यू, बीच बीच में दिखाया हर जगह, और ये जो पूरे आपको दिख रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स, दीज आर द ग्लैंड्यूलर टिश्यू, ठीक है। अब इस ग्लैंड्यूलर टिश्यू के अरेंजमेंट को समझना, ये कैसे अरेंज है। यहाँ देखो जरा, फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स में 15 से 20 लोब्स होते हैं, तो हर लोब में, ये जो मैंने बनाए हैं दीज आर द लोब्स, मेमोरी लोब्स, जो कि 15 से 20 इन ईच ग्लैंड, ठीक है। तो हर लोब में ना बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे लंग्स में एल्वियोलाई नहीं होते, व्हाट इज एल्वियोलाई, एयर सैक, यहाँ भी सेम टर्म यूज किया गया है। मेमोरी ग्लैंड के हर लोब में खूब सारे छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बाउंड्री पर सेल्स हो और बीच में खाली जगह हो। अगर लंग्स के एल्वियोलाई होते तो ब्रोंकियोल किसी के थ्रू कनेक्टेड होते और बीच में एयर भरी रहती। क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड का एल्वियोलाई है तो यहाँ पर क्या होता है कि, एक मिनट, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि अगर ये एल्वियोलाई है, ये इसकी सेल्स हैं बाउंड्री पर, है ना, तो ये सारी सेल्स आर द मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स। बट डू रिमेंबर, मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, न्यूबॉर्न को फीड करना, तो ग्रोथ तो होती है, लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कब होगा, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना। और उस समय पर एक आप पढ़ोगे प्लेसेंटा से एक हार्मोन बनता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तो उन सब की वजह से वो होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में पहले एल्वियोलाई आ गए खूब सारे, हर एल्वियोलाई से एक छोटी डक्ट निकलती है, इस डक्ट को बोलते हैं टिब्यूल निकलती है, इसको बोलते हैं बच्चों मेमोरी टिब्यूल। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप नीट में इस सीक्वेंस में, क्योंकि जो पहले जो टिब्यूल निकल रही है उसका नाम तो टिब्यूल है। और एक लोब में जितने भी एल्वियोलाई हैं, खूब सारे एल्वियोलाई हैं तो मैंने 2 ही बनाए, एक लोब में जितने भी एल्वियोलाई हैं उन सबके मेमोरी टिब्यूल मिलकर एक डक्ट बनाते हैं, मेमोरी डक्ट, ठीक है। तो अब जैसे भी याद करो, यू हैव टू लर्न दिस सीक्वेंस कि पहले टिब्यूल है बाद में डक्ट है, क्लियर। अब इस लोब की एक डक्ट हो गई, इस लोब की एक डक्ट हो गई, तो जितने भी लोब हैं 15 से 20 सबसे एक एक डक्ट आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि हर लोब के टिब्यूल्स मिलकर एक डक्ट बना रहे हैं, तो 15 से 20 मेमोरी डक्ट्स होंगी। तो वो जो सारी मेमोरी डक्ट्स हैं उनमें से कुछ मेमोरी डक्ट सारी एक साथ नहीं खुलेंगी, कुछ मेमोरी डक्ट्स जो हैं वो एक वाइडर रीजन में खुलेंगी, इसको एम्पुला कह दो। एम्पुला मैंने आपको बता रखा है, कोई भी वाइडर रीजन हो गया। और ये जो एम्पुला है ये आगे एक पतली सी डक्ट से खुलेगा, लैक्टिफेरस डक्ट। तो ऐसे ही मान लो यहाँ की कुछ 3-4 मेमोरी डक्ट है, वो एम्पुला बना रही है, फिर एक लैक्टिफेरस डक्ट और आ गई, तो ऐसे करके कुछ 5-6 लैक्टिफेरस डक्ट एक ग्लैंड में होंगी, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट वेयर मिल्क कम एंड इजेक्ट आउट, ठीक है, सक्ड आउट बेसिकली बोलना चाहिए, सक्ड आउट, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिल्क सिक्रीशन का प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं सकलिंग रिफ्लेक्स, क्योंकि जब बेबी सकल करता है तभी ये मिल्क इजेक्ट होता है। एंड यू नो द हार्मोन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोडक्शन कौन करवा रहा था, प्रोलैक्टिन, बट इजेक्शन ऑफ मिल्क कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और जहाँ ये लैक्टिफेरस डक्ट इकट्ठी होती हैं, ठीक है, उस एरिया के आसपास डार्क पिगमेंटेड स्किन होती है जिसको बोलते हैं एरियोला। एनसीईआरटी में थ्योरी में नहीं लिखा बट डायग्राम में एरियोला लिखा हुआ है, तो आप उसको ब्रैकेट में लिख दो, व्हाट इज एरियोला, डार्क पिगमेंटेड स्किन, ठीक है। समझ में आ गया क्या, तो देख लेते हैं फटाफट एनसीईआरटी से। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. कितने lobes हैं, 15 से 20, containing cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk which is stored in lumen, पर हमेशा नहीं, at the end of pregnancy store होना शुरू हो जाएगा बिल्कुल जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आएगा। The alveoli open into mammary tubule and memory tubule of each lobe, एक लोब के जितने भी tubules हैं they join to form a memory duct. Then several memory ducts join to form a wider ampulla which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out, ठीक है।
समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो आप चाहो तो डायग्राम के थ्रू या जैसे भी याद रखना, यहाँ एनसीईआरटी में भी आप लेबल कर सकते हो। इन्होंने एल्वियोलाई लेबल किया है क्या? नहीं किया। तो पहले लोब, हाँ मेमोरी लोब लेबल किया है, बट ये इन्होंने लोब दिखाया है ना, ये दिख रहा है आपको, देखो ये लोब, फिर ये नेक्स्ट लोब, तो मेमोरी लोब लेबल किया है। हाँ ये रहा ना एल्वियोलाई, तो मेमोरी लोब में है फर्स्ट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद आप लिख देना बच्चों, पहले जो टिब्यूल निकलती है उसको बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल, फिर टिब्यूल से कहाँ जाएगा? डक्ट में, फिर डक्ट से जाएगा एम्पुला में, और एम्पुला से जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में। तो ये पाथवे है मिल्क का, ये आपको एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, है ना। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से टिब्यूल, टिब्यूल से डक्ट, डक्ट से एम्पुला, और एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट। क्लियर? जैसे भी आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएं, ट्रिक बनाएं, व्हाटएवर। ओके, तो ये बच्चों खत्म हुआ मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। जस्ट मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है कि आपने जितने भी हार्मोन्स पढ़े हैं जो मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं, तो बी स्पेसिफिक अबाउट द हार्मोन्स। एस्ट्रोजन जो प्यूबर्टी के टाइम पर बनना शुरू हुआ था, वो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन जो नॉर्मली भी बनता है बट मेनली प्रेगनेंसी के टाइम पर बनता है, वो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करवाता है। प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन हमने पढ़ा था, वैसे प्रोजेस्ट्रॉन मेनली यूट्राइन वॉल पर इफेक्ट डालता है, बट ये भी एल्वियोलाई फॉर्मेशन कराता है मेमोरी ग्लैंड में। मिल्क सिक्रीशन के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क प्रोडक्शन और उसको ल्यूमेन में सिक्रीट करवाना, ठीक है। एंड ऑक्सीटोसिन इज फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क। दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सारे वन बाय वन एक एक चीज़ें विद एनसीईआरटी, बियॉन्ड द एनसीईआरटी जो भी ज़रूरी थी, आई हैव टोल्ड यू, एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट विद द गेमिटोजेनेसिस, यानी इवेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे हम कि अब कैसे गैमीट बनेंगे, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे प्रेगनेंसी के चेंजेस होंगे, ठीक है। गुड बाय।